चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये अधिवेशन का चौथा सत्र, जिसमें हमारा विषय होगा कि मोबाइल शिक्षा की चुनौतियां, उपलब्धियां क्या है, और शिक्षा जगत से जुड़े लोग, चाहे वो सरकारी तंत्र के हों, प्राइवेट संस्थान हो, उन लोगों ने इस चुनौती वाली परिस्थिति में किस तरीके से अपना योगदान दिया, और फिर बच्चों के लिए अलग उन्होंने क्या नया डिजाइन किया है, ताकि भविष्य में अगर मोबाइल के जरिए कुछ और सालों तक शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो उसमें उनको किस तरीके से सुलभता और सरलता मिले। इस सत्र में हमारे साथ महिपाल सिंह हैं, जो कि चेयरमैन हैं संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल के, और साथ ही बबीता त्यागी हैं, जो कि आईसीएस कोचिंग सेंटर चलाती हैं। ये दोनों इस सत्र में जुड़ेंगे और फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। इस सत्र का आगाज हम शुरू कर चुके हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनल दहिया। बहुत शुक्रिया अतुल जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का ये दौर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है डिजिटलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में शिखर पर पहुंचते हुए दिखाई दिया। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर जहां पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, डिजिटल दुनिया वहां तक पहुंची है, और इसमें मोबाइल की एक अहम भूमिका रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महिपाल सिंह, चेयरमैन संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल के, जुड़ गए हैं। महिपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। साथ ही बबीता त्यागी आईएसएससी कोचिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इंडिया न्यूज से मैडम, सोनल आपका भी धन्यवाद। महिपाल सिंह जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। देखिए, हमने देखा कि बहुत सारे बदलाव आए इस कोरोना काल में, और डिजिटलाइजेशन का जो दौर आया वो भी कहीं ना कहीं हमने परवान पर चढ़ते हुए देखा है। आप चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कोरोना काल को, और खास तौर पर अगर हम मोबाइल शिक्षा की बात करते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं कोरोना से जो हार गए उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे कोरोना से हमारे बीच में नहीं रहे किसी के पेरेंट्स। दूसरी बात मैडम, वैसे तो 1-to-1 अट्रैक्शन का कोई तोड़ नहीं है, बच्चा सामाजिक माहौल में पड़ता है, परंतु आपदा में ही अवसर समझा गया। और आपदा में अवसर ये था कि जैसे बच्चा क्लास में होता था तो हम, जैसे बच्चा क्लास में जाता था तो उसका अलग व्यवहार होता था, परंतु जब आपदा में अवसर को समझा सभी अच्छे इंस्टीट्यूशनों ने, और जब आया हमारे पास समय कोरोना काल का, तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि बच्चे को किस माहौल में पढ़ाया जाए, और जब किस माहौल में पढ़ाया जाए तो वो एक बात आई। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे जो दूर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था और पोर कनेक्शन रहता था, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहता था, उसमें बड़ी एक दिक्कत आती थी कि कैसे बच्चों से जोड़ा जाए। तो उस बीच में हमने किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन का महत्व क्या है, फोन से हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि कोई चैप्टर होता था, मान लो हम क्लास में जाते थे, आज हमारे मैथ की क्लास का पढ़ने का मूड नहीं है, तो मैथ की क्लास पढ़ने का मूड नहीं, तो टीचर आया, उन्होंने लेक्चर दिया और टीचर लेक्चर दे के चला गया, तो हमारा मूड नहीं था, हम मैथ को अच्छी तरह समझ नहीं पाए। अब डिजिटलाइजेशन में जैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो ऑनलाइन दे रहे हैं, आप उसका, अगर आपको उस टाइम मैथ का लेक्चर पढ़ने का मूड नहीं है तो आप उसको उसके अंदर बाद में उसकी ऑडियो देख के, वीडियो देख के, उसकी सुनकर, जो उनके लेक्चर सेव कर लेते हैं या यूट्यूब पे देख लेते हैं या उसको देख लेते हैं, उसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद अपने अध्यापक को या ट्यूटर को या अपने जो उनका जो एजुकेटर कोई भी है, जो उससे फोन करके उसके डाउट ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया मैडम, कि बच्चे को कहीं महसूस नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो बड़ी समस्याएं क्रिएट हुई थी। पिछले लॉकडाउन में बच्चों के पास फोन नहीं थे, परंतु पिछले लॉकडाउन से लोगों ने समझ सीखा, काफी इंस्टीट्यूशनों ने भी सीखा, स्कूलों ने भी सीखा, और बच्चों को उसी माहौल में पढ़ाया जो दूरियां आई थी। जैसे हमारे नवंबर दिसंबर में जो स्कूल खुल गए थे या इंस्टीट्यूशन खुल गए थे, बिल्कुल महिपाल सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पहले दौर में जिस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आई, दूसरे दौर में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, हम उभरे और कुछ नया पर निकल कर आया है। बबीता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, जिस तरीके से महिपाल सिंह जी भी जिक्र कर रहे हैं कि जो ग्रामीण तबका है वहां पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, बहुत सारी वो सुविधाएं जो कि शहरी इलाकों में देखने को मिलती हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी नदारद दिखाई देती हैं। तो ऐसी चुनौतियों पर किस तरीके से आपने पार पाया, कैसे इस काल को देख रही हैं?
बबीता जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खामी के चलते। महिपाल सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महिपाल सिंह जी, यही सवाल आपसे है मेरा कि बहुत सारी चुनौतियां आई हैं आड़े, आप किस तरीके से देख रहे हैं इनको? मैडम, चुनौतियां जब सामने आई तो सरकार द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का बड़े धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले लॉकडाउन में जब ये चुनौतियां आई तो उन्होंने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से काफी चैनल हमारे स्टार्ट किए एजुकेशन के, जिसपे एक प्रोग्राम दे दिया जाता था और उससे वो जो ग्रामीण क्षेत्र की चुनौतियां थी वो दूर की गई। और हमने भी वो चैनल देखे हैं, हम एक स्कूलिंग से देखते हैं, वो चैनल बड़ा अच्छा एक वो दिया कि क्योंकि बच्चे सभी के पास टीवी चैनल तो थे ही घर पे और वो उस पे देख सकते थे। आपके जो काफी टीवी के चैनल थे उससे हमारे हर इंग्लिश का लेक्चर अलग था, मैथ का अलग था, बाकायदा उसकी डेट से टाइम टेबल दिया जाता था कि उस टाइम पढ़े। कुछ चुनौतियां तो उससे दूर हुई और कुछ चुनौतियां पेरेंट्स ने भी समझ लिया कि अब बच्चे को, अभिभावकों ने अपने पैसे की कटौती करके बच्चों के लिए फोन लेके आए और पेरेंट्स ने भी एक समझौता किया कि मान लो इंग्लिश का लेक्चर 8 से 9 आ रहा है। ये भी चुनौती थी कि एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा, मान लो किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक 9th क्लास में है, एक 6th क्लास में है, तो टाइम टेबल एक ही हो जाता था। टाइम टेबल एक ही हो जाता था तो पेरेंट्स ने समझा कि भी टाइम टेबल एक ही हो जाता है कि इंग्लिश का पीरियड भी उसी टाइम, 6th वाले का पीरियड भी है, 9th वाले का, फोन घर में एक ही है। तो पेरेंट्स ने और इंस्टीट्यूशनों ने भी समझा तो 2 टाइम उनका टाइम टेबल बनाया कि एक बच्चा सुबह 7 बजे पढ़ ले, 6 बजे से लेके और 11 बजे तक, फिर 2 से 5, 6, 7 इस तरह क्लास का अलग अलग टाइम टेबल बनाया। और मैं इनमें अध्यापकों की भी बड़ी एक सराहना करता हूं कि अध्यापकों ने, इनकी मान लो हमारे मेडिकल कोरोना वॉरियर्स ने भी काम किया, पर अध्यापकों ने भी 6 से लेके 12 बजे तक काम किया। सुबह 6 बजे लग जाते थे और रात के 12 बजे तक अध्यापक के टीचिंग लाइन 11 बजे तक पढ़ाते थे बच्चों को, डाउट भी आते थे ऑनलाइन, उसको क्लियर करते थे। तो वो दुविधा थी कि एक ही बच्चा एक क्लास में है, एक स्कूल में है बच्चा मान लो, और वो कोई 4th का है या 12वीं का बच्चा है, तो वो बड़ी अच्छी बात हुई। उसमें अध्यापकों ने भी उसमें अच्छा योगदान दिया, पेरेंट्स ने काफी सहयोग किया। बिल्कुल, सभी का योगदान महिपाल सिंह जी इस कोरोना काल में बनता है और बनना भी चाहिए, तभी इन परिस्थितियों से कहीं ना कहीं हम उभर पाएंगे। कोशिश यही हो रही है लगातार सरकारों की तरफ से भी कि जिंदगी चलती रहे, जिंदगी बचती रहे, चीजें सुचारू रूप से हो, लेकिन अब तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी हमारे सामने है और ऐसे में हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे आने वाली परिस्थितियां किस तरीके की होंगी। महिपाल सिंह जी, ये तो बच्चों के चैलेंजेस की बात हुई कि बच्चे किस तरीके का चैलेंज फील कर रहे हैं इस डिजिटल दुनिया में, लेकिन टीचर्स के लिए भी ये मारामारी कम नहीं है, उनके अपने चैलेंजेस हैं। आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे बच्चे उनकी बात को कैच कर पा रहे हैं, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? ये बहुत सारी आप लोगों को भी चुनौतियां आड़े आती होंगी जब आप पढ़ाते होंगे। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है मैडम आपका। मैं सबसे पहले तो टीचर जो मैडम अब मेहनत कर रहा है, शायद ऑफलाइन में इतनी मेहनत नहीं करता था, जब स्कूल में होता था इतनी मेहनत नहीं होती थी, परंतु अब ऑनलाइन में जो टीचर मेहनत कर रहा है इसकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो जो अध्यापकों ने बच्चों के लिए किया, क्योंकि टीचर के अपने बच्चे भी हैं, सुबह उसको काम भी होता है, परंतु सब काम छोड़ के वो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे। बबीता जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आंखें खराब हुई, ये बात से सहमत हूँ, परंतु हमारे अवसर हैं, हम बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेके बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। इसमें पॉजिटिव क्या है भैया मैडम कि आपदा में अवसर ये है कि अब बच्चा अभिभावक के साथ रह रहा है। एक टाइम था, आप बड़े गौर से एक बात सुनना, कि अभिभावक बिल्कुल ध्यान नहीं देता था बच्चे के ऊपर, वो उससे मिल ही नहीं पाता था, उसको पता ही नहीं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे उसको यही नहीं पता होता था कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, उसको उसका सिलेबस क्या है। परंतु अब पेरेंट जब घर रहता है, शाम को घर आता है, तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचता है, क्योंकि काफी पेरेंट्स तो घर पे ही हैं या छुट्टी है या वैसे हैं, परंतु अभिभावक जब घर आता है शाम को, जब अपना पेरेंट घर पे है तो शाम को बच्चे से पूछता है, आप आज आपने क्या पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, वो भी बताता है। और जो टीचर की आप बात कह रहे हो, टीचर ने जो मेहनत की है, क्योंकि काफी टीचर जो लास्ट सेशन में थे ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, काफी टीचरों की ऑनलाइन पढ़ाई का भी था कि ऑनलाइन टीचर पढ़ाई कराता था, परंतु टीचरों ने सीखा है काफी कुछ, टीचर लगातार लगे रहे हैं। इसमें एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे टीचरों का महत्व क्या है। जो आप कह रहे थे कि 1-to-1 का ठीक है कि 1-to-1 जब तक नहीं होता बच्चा, जब तक उसका ज्ञान नहीं ले पाता पूरा, परंतु इसमें एक अच्छी बात क्या है, मान लो आपने ऑक्सीजन लेवल पे कोई टॉपिक है, अर्थ का कोई टॉपिक है या और कोई टॉपिक है, आप सर्च करते थे मोबाइल पे, तो मोबाइल पे सर्च करते थे तो उसमें काफी लाखों ऑप्शन आ जाते थे, उसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, तो बच्चा क्या करता था, उसमें काफी आंसर गलत भी होते थे, तो वो आंसर गलत होते तो बच्चा सर्च कर लेता था। परंतु अब
बच्चे को जब उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ, किसको मैं देखूँ। अब बच्चे के पास एक ऑप्शन आ गया है। अब जब ऑनलाइन वो सर्च करता है तो पहले ट्यूटर से पूछ लेता है कि मैं किसको फॉलो करूँ। ट्यूटर या जो हमारा टीचर है वो बता देता है कि आप 5 से 7 ऑप्शन दे देता है कि आप इनको सर्च करो, इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो उससे बच्चे की, हम मानते हैं कि वो हुई है, परंतु बच्चे की उसको ज्यादा फोन को यूज करने की अहमता कम हुई है। बच्चा अपना फोन कम यूज कर रहा है और पिछले साल के अपेक्षा इस साल बच्चा काफी कम यूज कर रहा है। और रही 9th और 12th के खोलने की बात, बबीता जी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उठाया कि 9th और 12th की क्वेश्चन तो हमारे हरियाणा में तो सबसे पहले कक्षाएं पिछले साल भी खोली गई थी। और शायद हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि हरियाणा सरकार द्वारा इस बार भी जैसे ही माहौल ठीक होगा कि कक्षाएं खोली जाएंगी। और जो भी एक अच्छा मेथड हरियाणा ने अपनाया है पूरे इंडिया के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कि स्कूलें खोल के ओड इवन का भी फार्मूला बनाया है, 12 तक स्कूलिंग का मेथड है, उस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह हो सकती है वो। परंतु जब जान है तो जहान है। आपने कहा कि तीसरी लहर का खतरा है, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारी इनकी जान सुरक्षित हो, उसके बाद हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए वो प्रेरित करें। और उसी पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल महिपाल सिंह जी आप सही कह रहे हैं। और इसी बीच हमें ये सब भी निकालना होगा कि अब आगे क्या, क्योंकि दूसरी लहर से हमने बहुत कुछ सीखा, अब तीसरी लहर हमारे सामने है। पहले दौर की अगर तुलना हम दूसरे दौर से करते हैं तो बहुत कुछ नया निकल कर आया है, लेकिन इस तीसरे दौर में क्या नया हो ये हमें अभी सोचना है। बबीता जी देखिए, हम लगातार बच्चों के बिहेवियर चेंजेस पर बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा की जब बात होती है तो बच्चों पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, वो जो तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में हैं, उनके जहन में है, वो हम अपने जरिए उन लोगों तक पहुंचा पाएं, उनके जवाब आप एक्सपर्ट्स के जरिए। तो क्या लगता है आपको कि बिहेवियर पर स्टडी होना भी ज़रूरी है? किस ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस आए, उन्होंने क्या सीखा, ये अलग बात है, लेकिन बिहेवियर किस तरीके से बदला, इस पर एक अलग स्टडी की ज़रूरत है। कहना ये चाह रही हैं कि डिजिटल दुनिया का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो फिजिकल बच्चे आमने सामने सीखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर सीखते हैं, उसकी बात अलग है। महिपाल सिंह जी आपकी राय क्या कहती है इस बारे में? मेरी राय मैडम बिल्कुल ठीक है कि हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कारों में कमी आएगी, संस्कारों में, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बच्चों जब अपने दोस्तों के साथ जाता है, टीचर के साथ जाता है, तो उसके माहौल में फर्क तो रहता ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम काफी बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं या हमारे शिक्षाविद कहते हैं, काफी कुछ पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि बड़ी क्लासेस का बड़ा नुकसान है, 9 से 12 का बड़ा नुकसान है, वहाँ बच्चों को कंपटीशन में जाना था, ये करना था, वो करना था, हमारे बच्चे को कामयाब होना था, डॉक्टर बनना था। परंतु मैं सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान हमारे अगर इस शिक्षा से, ऑनलाइन से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd के बच्चे को हो रहा है कि जहाँ उसको पेंसिल से पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना चाहिए था, वो अब पेंसिल से लिखना नहीं सीखेगा। उसको बोलना, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, उसकी लैंग्वेज थी, उसको नहीं बोलना कहीं सीखेगा। क्योंकि जो टीचर सिखा सकता है, जो टीचर उसको उंगली से पकड़ के ऐसे सिखाता है कि एक ऐसे बनेगा, एक का वो क्या है मेथड है, उसका सबसे हमारे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर 1st क्लास में बच्चा है, अगर हम उसको ABCD सिखाते हैं, उसको अगर इंग्लिश ग्रामेटिकल सिखाते हैं, वो हमारी किसी तरह पूरी नहीं होगी। अगर इंग्लिश ग्रामेटिकली पूरी नहीं होगी, लिखना ही नहीं सीखेगा बच्चा, उसका विकास कैसे होगा? बात बबीता जी की ठीक है कि बौद्धिक विकास से ज्यादा सामाजिक विकास होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल सामाजिक पेरेंट्स ने भी काफी ध्यान दिया है, क्योंकि पेरेंट्स घर पे रहा है तो उसने सिखाया बच्चों को संस्कार। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इससे हमारा नुकसान होगा, बिल्कुल बहुत कुछ हमने सीखा भी है, सही कह रहे हैं महिपाल सिंह जी। मेरे पास समय की कमी है। बच्चों ने मैडम, मैं आप कहना चाहता हूँ कि बच्चे खाना भी बना रहे हैं घर पे, बच्चे कुछ ना कुछ बिल्कुल मैं कह रही हूँ बहुत कुछ नया भी हमने सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबीता जी आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी उपलब्धियां हमें देकर जाता है। हमने डिजिटल दुनिया की बात की, मोबाइल शिक्षा की बात की कि मोबाइल से किस तरीके से नवाचार आया, कैसे बच्चों की जिंदगी आसान बनी, कैसे वो शिक्षित हुए घर बैठे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई। अब चूंकि तीसरी लहर हमारे सामने है, देखना यह होगा कि किस तरीके से बदलाव की ये बयार बहती है।